पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे भाग 3 है, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन का। तो 61 से 90 मतलब 90 तक क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो आते शुरू करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। दिल्ली से कब चलती है ये, 16:50 में, ठीक है, नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। और 26 नवंबर, अच्छा ये डेट भी लिख लेते हैं, ठीक है, ये जो डेट चलती है ये चलती है 25 नवंबर 2022। और हमारा जो है 26 नवंबर 2022 को इतना घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। हावड़ा कब पहुंच रही है, तो हावड़ा पहुंच रही है 12:05 में। तो ये डेट है हमारा अगला 26 नवंबर 2022, ठीक है, 26 नवंबर 2022। तो देखिए 25 नवंबर को चली थी, 26 नवंबर को पहुंची, साल सेम है। तो हमारा जो है स्टार्टिंग टाइम है क्या, 16:50। तो इसको अगर 16:50 का मतलब क्या हुआ है, ये 5:50 है, यही ना होगा। तो इसको अगर 4:50 होगा, इसको अगर हम 10 दे दे तो ये बच जाएगा 5। और हमारे हाथ में कितना है, इधर हम मान लेते हैं कि इसको हम 10 दे के कितना बजा दिए हैं, 10 मिनट दे के 5 बजा दिए हैं। तो 5 मान के चलते कि दिल्ली से कब ट्रेन स्टार्ट हुई है, 5 बजे। अच्छा हावड़ा से देख लेते हैं, हावड़ा से 12, तो 12 हम 0 रख लेते हैं और 5 इधर रख लेते हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा में, ठीक है, सीधा समय रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए 5 बजे ये 16 क्या दिखाता है, 24 घंटा में 16 क्या दिखाता है, शाम दिखाता है, मतलब ये क्या है, पीएम है, ये क्या है, पीएम का टाइम है। और ये 12:05, ये इसका मतलब ये भी पीएम दिखा रहा है, ठीक ना। तो 5 बजे रात में, इसका मतलब 5 बजे शाम में चला है, तो 5×5 = 10, रात का 10, 5×5 = 10 और 2 = 12, ठीक है। उधर हो गया आपका 5 नहीं सॉरी, यहाँ से 5 PM शाम में स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से 10 बजा PM, ये हो गया रात, ठीक है। तो कितना हुआ, और 2 दे देते हैं तो 2 घंटा और दे देते हैं, 2 घंटा, तो कितना होता है, ये हो जाएगा 5 देते हैं, इससे गए तो 5, फिर इससे गए तो 2, मतलब 7 इधर बज गया, कितना 12 बज गया, 12 AM, मतलब सुबह का 12 AM बज गया। तो मतलब हमारे पास टोटल घंटा उधर से आया जो शाम में चला था, तो रात्रि 12 मतलब 7 घंटा इस तरफ से पकड़ लीजिए। और फिर ये दोपहर का समय, ये कितना है 12, ये है दोपहर का समय। तो दोपहर का समय मतलब 12 घंटा, और दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 19 घंटा। और यहाँ से इधर कितना दिए थे बनाने के लिए 10, और एक्स्ट्रा हमारे पास कितना था 5, इसका मतलब 15। तो 19 घंटा 15 मिनट टोटल समय लगा है उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है। तो यदि रेलगाड़ी की औसत चाल, आपको स्पीड दिया गया, अब इसको थोड़ा इरेज कर ले, समझ गए होंगे आप लोग, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए उसका स्पीड दिया हुआ है 80 km/h और टाइम निकला 19.15 मिनट, ठीक है। तो ये निकला, स्पीड इतना निकला, टाइम इतना है। तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना में टी समय होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा 80 गुना में 19:05। तो क्या होता है ना कि आपको इसमें ऐसा कन्फ्यूजन में मत फंसिएगा कि इस टाइम को आवर्स और मिनट दोनों है, तो दोनों को या आवर्स में बदल लेते हैं या मिनट में बदल लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो प्राइमरी लेवल पे आप मैथ सीख रहे हैं ना, तो प्राइमरी लेवल पे मैथ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, पॉइंट को डायरेक्ट गुना कर देना है इसको, ठीक है। पॉइंट मान के डेसिमल गुना कर दीजिए तो डिस्टेंस निकल जाएगा।
तो गुना करिएगा ना आप, तो इसको आप गुना करना, देखना कितना आएगा। गुना करने के बाद आपका आएगा 15320 आएगा, ठीक है। गुना करोगे तो इतना किलोमीटर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर 0 है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद 0 रखेंगे तो ये 2 0 ख़त्म, तो आपका डिस्टेंस कितना निकला 1532 किलोमीटर निकलेगा, ठीक है। ये आप गुना करके देखना, चेक करना, इतना ही आएगा। तो समझ गए होंगे। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है, 5 मिनट एक ही क्वेश्चन में हो गया, तो कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए इसमें लगेगा ही समय, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आपका ईवीएस में पूछा ही जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं। आपको कल्पना करना है, इमेजिनेशन करना है कि आप एक पार्क में हैं और भूकंप आ गई। सोचिए भूकंप आ गई तो आप सुरक्षा के कौन सी युक्ति अपनाएंगे? सुरक्षा के लिए आप क्या करिएगा? इमारत से दूर खुले में जाएंगे, सही बात है। निकटतम इमारत में भाग जाएंगे, नहीं, ये गलत बात है। निकटतम ब्रिज के नीचे खड़े हो जाएंगे, ये भी गलत बात है। पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर पार्क में है ही आप, और सड़क पर जाना मतलब खुले में जाएंगे, नहीं, ये भी बात गलत है। तो हमारा सबसे अच्छा है कि इमारत से दूर खुले में चले जाएंगे। अगर भूकंप आ गया और आप इमारत में हैं तो इमारत से क्या हो जाएगा, खुले में चले जाएंगे। तो आपका 62 नंबर का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंग जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला करना, पेंटिंग बनाना निहित है? तो ये क्या क्या बोले कि कौन सा कला में प्राकृतिक रंग यूज किया जाता है? प्राकृतिक रंग मतलब जो हमको नेचर से मिला है, ठीक है। तो उसमें जैसे बोल रहा है नील का यूज करना, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला या पेंटिंग बनाना नहीं थे, किसमें? तो हम याद रखेंगे वो किसमें है, मधुबनी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। मतलब पौधे के समान भाग से, एक ही भाग से सारा किया जाता है। तो देखिए सेब तो एक फल के रूप में पाया जाता है। गन्ना क्या है, एक तरह का ये तना होता है। ये पेड़ के किस भाग से मिलता है, तना के भाग से मिलता है। और सेब क्या है, सेब आपका फूल पहले होता है, फिर वो ये तना तो नहीं होता, फूल होता है, फूल भी डेवलप करके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अदरक ये तो एक जड़ हो गया, अदरक क्या हो गया, जड़ हो गया। तो ये तीनों अलग है। यहाँ पूछ रहा है कि समुच्चय का चयन कीजिए, मतलब सब एक ही भाग में, पेड़ के एक ही भाग से हम प्राप्त करते हैं। तो ये तो अलग हो गया, ऑप्शन 1 खत्म। हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये अभी रख लेते हैं, ये सही लग रहा है, ठीक है, ये रख लेते हैं अभी। पालक हो गया पत्ता, जीरा, आलू फिर हो गया ज़मीन के अंदर, मतलब ये एक तरह का जड़ हो गया। ये हो गया पत्ता हो गया, ये हो गया आपका पत्ता, तो ये तो नहीं होगा, 2 अलग चीज़ हो गया इसमें। सेब, टमाटर, अदरक फिर यहाँ पर क्या हो गया, जड़ हो गया, तो अलग हो गया, फिर ये ख़त्म। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन हरी मटर, जीरा, चना, गेहूँ, ये सब फल के रूप में अंकुरित होते हैं। मतलब फल के रूप में पहले क्या होते हैं, पेड़ पे लगते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि पेड़ पे लगते हैं छोटा छोटा। जैसे हरी मटर है, मटर का क्या होता है, पौधा होता है, हरी मटर पौधा होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, मटर बनता है। तो ठीक है, फूल पहले होता है, फूल के बाद वो विकास होता है और फिर मटर बनता है। तो जीरा भी उसी तरह से होता है, चना भी देखिए उसी तरह से होता है, गेहूँ भी उसी तरह से होता है। तो ये आपका एक समान समुच्चय मतलब पौधे के समान भाग से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है, ठीक है, जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। जैसे नदी के जल की गंध, अम्ल और रंग प्रभावित होते हैं, नहीं। जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते, नहीं। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, सही। गलत है। जल में हानिकारक रसायन अभियान में छोड़े गए, मतलब क्या है ना, ये आपको 4 गो ABCD ऑप्शन दिया गया, उसमें क्या बताना है, एक घटना दिया गया, उसको क्रम में सजाना आपको, ठीक है। तो पहले देखिए, नदी के जल में गंध कैसे मिलेगा, नदी का पानी गंदा कब होगा, जब जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े जाएंगे। तो पहला होना चाहिए D, ठीक है। उसके बाद जब नदी में हम
हानिकारक रसायन अधिक अधिक मात्रा में छोड़ेंगे तो नदी का पानी क्या होगा, नदी का जल गंध, अम्ल और रंगीन प्रभावित होगा उसका जल। तो उसके बाद आना चाहिए ए। आप जब गंध हो जाएगा तो जल में जलीय जीव जंतु नहीं रह सकेंगे। सही बात है, नहीं रह सकेगा, गंदा हो जाएगा पानी तो नदी का। और उसके बाद सभी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और जितने भी व्यापारिक उद्देश्य है उसके लिए नदी वो क्या हो गया, मृत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहीं से पकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रबंधन बीजों द्वारा होता है। बीजों द्वारा मतलब इस ऑप्शन में से बीजों के द्वारा किसका उपज मतलब किसको पैदावार किसका होता है, ये पूछा जा रहा है। प्रबंधन मतलब उसका क्या बोलते हैं, खेती बोल सकते हो कि उसका खेती कैसे होता है, कि किसके मतलब बीजों के द्वारा इन 4 ऑप्शन में किसका खेती होता है। गन्ना तो तना के द्वारा होता है। आप उसका गन्ना का तना काट दीजिए, तना मट्टी में गाड़ दीजिए तो भी आपको गन्ना का पौधा मिल जाएगा। आलू नहीं, आलू फिर अलग हो गया, आलू का आप तना काट के रूप में नहीं उगा सकते, तो ये नहीं है। बीज यहाँ देखना है। चावल ठीक है, गेहूँ ठीक है, ओट्स, ये बीज रोते हैं। चावल आप देखते हो ना, खेत में क्या करते हैं किसान, पहले छोटा सा बीज के रूप में बीज बो देता, फिर उससे थोड़ा थोड़ा हरा पौधा निकल जाता, फिर उसको जाके खेत में गाड़ते कि नहीं। और गेहूँ का वही है, ओट्स का भी वही है। तो हमारा ये सही ऑप्शन लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। आलू आप क्या करते हो, बीज के रूप में या गाड़ते हो। गुलाब का तना काट के लगा देते हैं, तो आलू का तना थोड़ा काटते हैं, नहीं, इसे ही पकड़ लेंगे। गेहूँ और गन्ना लगाते हैं कैसे, तना काट के। और चावल बीज बो के लगाते हैं, तो ये ख़त्म हो गया। तो हमारा बीजों के द्वारा पूछा गया था कि बीजों द्वारा किसका उपज होता है, तो चावल, गेहूँ और ओट्स का होता है। तो ऑप्शन 2 राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोज है जहाँ से पीवी सिंधु संबंधित रखती है। तो आपकी जो हमारी जो पीवी सिंधु है खिलाड़ी, वो आपकी कहाँ से रखती है संबंधित, ये रखती है क्या उत्तराखंड, नहीं ये आपका शायद देखिए ना, मैं भूल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ ये आपका रखती है आंध्र प्रदेश, मैं भूल रहा था। ये कहाँ से है, तो पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश राज्य से। ये कहाँ से है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कहाँ से आती है, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, आंध्र प्रदेश आपका नीचे है दक्षिण में। तो वहाँ पर रोटी दाल सब्जी, तो ये आपका बिहारी खाना हो गया, ये नहीं होगा। रोटी सांभर बांस की करी, ये भी नहीं हो सकता है। फिश करी, मछली करी, टेपुआ और चावल, ये भी आंध्र प्रदेश में नहीं खाया जाता है। टेपिओका। इडली देखिए नीचे दक्षिण भारत में ज़्यादा खाने वाले इडली है, चटनी है, चावल है, सांभर है। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और के लगभग में सटा हुआ राज्य है। तो नीचे दक्षिण भारत में यही सब खाना चलता है। तो आपका इडली, चटनी, चावल, सांभर, यहाँ से पकड़ना है कि पीवी सिंधु कहाँ से, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए की 2 बहन बी और सी है, ये आपका रीजनिंग दे दिया कि ए की 2 बहन है बी और सी, ए की 2 बहन है बी और सी। ठीक है, ए का डी पति है, ए का जो डी है, ए का डी पति है, मतलब ये पत्नी हो गई। बी और सी की पुत्री का डी से क्या संबंध है, बी और सी की पुत्री भी है, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी पुत्री, माइनस कुछ भी। तो डी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है, मतलब डी से क्या संबंध है, इनका संबंध डी से क्या है। तो देखिए ये बहन है, इनका शादी हुआ, ये भी बहन उनका, ये भी बहन। तो क्या होना चाहिए, ये डी उनके अंकल हैं, अंकल तो नहीं लगेंगे, अंकल नहीं लगेंगे। डी उनका कज़िन है, कज़िन भी नहीं लगेगी। डी उनकी बेटी है, डी उनकी बेटी, मतलब इधर से देखना है, इधर से, तो डी उनकी बेटी थोड़ी लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। डी उनके अंकल हैं, अंकल लगेगा एक तरह से। देखिए बापे का न रिश्ता हुआ। देखिए ये तीनों बहन है,
और ये तीनों बहन है और इसका ये पति है। तो इसका ये बी और सी का ये बेटी है। यहाँ पर ये जो माइनस से मैं बनाया हूँ ये बेटी को दर्शा रहा हूँ, बेटी है। तो ये बेटी का डी से क्या संबंध होगा? बी और सी की जो बेटी है उसका डी से क्या संबंध होगा? तो डी उनकी आंटी है। आंटी तो नहीं, ये तो पुरुष है। उनका अंकल भी नहीं लगेंगे, अंकल भी नहीं लगेंगे। तो हमको लग रहा है ना ये ऑप्शन गलत है। डी उनकी आंटी, ये है ना क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? वायु द्वारा फैलने की संभावना की होती है ऑक की। किसकी होती है? ऑक की। आगे, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम को लिखिए। सही क्रम: एक पात्र में आटा ले, आटा गूँथे, रोटी सेके, गेहूं का आटा बनाए। ये तो गलत हो गया। गेहूं का आटा बनाए, ठीक है। एक पात्र में आटा ले, आटा गूँथे आटे के पेड़े बनाए और रोटी सेके। ये सही लग रहा है, थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं। आटा गूँथे, गेहूं के पीसे, आटा जब गूँथे पीसने, फिर ये गलत है। गेहूं से आटा पीसे, गूँथे आटे के पेड़े बनाए, रोटी सेके और रोटियां बेले। गलत है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा सही क्रम में। आगे आते हैं। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि उर्वरक की अपेक्षा खाद, ठीक है, फर्टिलाइज़र के अपेक्षा मैन्योर की उपयोग करने में खेतों में बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? खाद का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए उर्वरक की तुलना में। तो खाद जैव निम्नीकरण होते हैं। सही बात है। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। सही बात है। खाद से मृदा में सूक्ष्म रुंध्र बनते हैं। ये भी सही बात है। तो यहाँ तो ए बी सी। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा भी खाद मिट्टी में दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा उर्वरकता के तुलना में वो बहुत ज़्यादा खेतों के लिए लाभदायक होती है। तो ए बी और सी तीनों बात सही है। तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आगे आते हैं। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थान का भ्रमण करना चाहते हैं। सही बात है। तो आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? मतलब आप गंगा नदी के किनारे पे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से स्थान चुनेंगे? तो देखिए, पटना तो ठीक है बसा हुआ, लेकिन हैदराबाद, वाराणसी भी बसा हुआ है, हैदराबाद नहीं बसा हुआ है, तो ये ख़त्म। भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग ये भी नहीं है। दिल्ली तो यमुना नदी में, ये भी नहीं होगा। कोलकाता ठीक है, प्रयागराज भी गंगा नदी ठीक है, लेकिन दिल्ली के कारण ख़त्म हो गया। कोलकाता ठीक है, कानपुर भी गंगा नदी में, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर आप गंगा नदी के किनारे के क्षेत्र का भ्रमण घूमना चाहते हो तो आप कोलकाता का अपना ट्रैवल में बना सकते हो, कानपुर का बना सकते हो, वाराणसी, ये 3 जगह का बना सकते हो जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही आपको खोजना है। इसमें आपको क्या खोजना है? सही खोजना है। तो गेहूँ मसूर जड़ होता है, गाजर झकड़ा जड़ होता है, धनिया मसूर जड़, ये सही लग रहा है। धनिया जो है मसूर जड़ का होता है। तो आप मिल गया हम लोग को ऑप्शन 2। आगे नहीं बढ़ेंगे, यही हो गया। जब हमको सही मिल गया, सही युग्म खोजना है, तो धनिया मसूर जड़ होता है। ठीक है, आप लोग मसूर जड़ के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो हम लोग ये, अगर जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप को इस सर्प बोला जा रहा है? कछुए और गिरगिट के निकटतम पड़ोसी हैं। तो हमारा सही दिख रहा है छिपकली है। देखिए, जो अगर टिक मारने वाला क्वेश्चन है तो उसको सीधा मारेंगे, ठीक है, उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, ठीक है। तो उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। यहाँ पर नहीं पूछा, ये तो सही बात है। उनका शरीर धार रेखीय होता है, ये भी सही बात है। वे अपने रंग आसपास के वातावरण में अनुसार बदलते नहीं, ये गलत बात है। हमको गलत बात पूछा है। वे साथ साथ इकट्ठा होकर एक चिपककर जीवित रहते हैं, ये भी सही बात है। तो हम आपका ऑप्शन गलत वाला नहीं वाला, तो नहीं वाला है 3 ऑप्शन, तो 3 नंबर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त डैश से परिचित कराता है। तो
बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है, मतलब उसके बारे में एक बात प्रचलित है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारक के विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त कैसे परिचित कराता है? किससे परिचित कराएगा? तो तकनीकी से परिचित कराएगा, क्या तकनीक लगा उसको बनाने में। अभी कल्पना भी हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हो कि कैसे बनाया गया। किसी इमारत के बारे में आपको अगर देखा जाए, जैसे आप लाल किला ही देखने गए तो उसका तकनीक दिखता है ना कि कैसे बनाया गया उसको। फिर अभी कल्पना करते हो उसके बारे में, आप एक सोच में चले जाते हो। जल का उपयोग भी आप समझते हो कि कितना जल उल लगा। पूर्व समय की व्यवस्थाएं भी आपको याद आती है, आपका एक दिमाग में कल्पना था कि पूर्व की व्यवस्थाएं कैसे थी, इतने बड़े बड़े। जैसे अभी मिस्र का जो क्या रहता है, ऐसा करके रहता है ना, नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उसके बारे में देखते हैं। अभी भी वैज्ञानिक सोच में पड़ा हुआ है कि वो कैसे इतना बड़ा बड़ा पत्थर आयात रूप में कैसे चढ़ाया होगा। तो कोई भी इमारत, पुरानी इमारत के बारे में ये सब हम सोचते हैं, ये सब बातें, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाली भोजन, ये भी सोच सकते हैं लेकिन ज़्यादा करके देना है, ये गलत है। युद्ध एवं शांति के दौरान किले का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये नहीं। स्थान के पहचान हेतु कि किसी मानचित्र को पढ़ने नहीं। ऑप्शन एक सही है। रुक जाइए, यहाँ पर ऑप्शन मैंने ये नहीं देखा, ये यहाँ ऑप्शन भी देखना है। तो ए तो सही है, तो ये ख़त्म हो गया। 3 ऑप्शन देखते हैं। तो 76 का नंबर ना ए नंबर होगा, देख लेते हैं। ए नंबर सही है। गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण के, अभी मैंने बोला था कुछ देर में कि हम ये भी सही मानते हैं, लेकिन हमको लगा कि ज़्यादा करके ऊपर वाला ऑप्शन है, इधर ऑप्शन मैंने देखा नहीं। तो बहुत सारी बातें हो सकती है। भोजन भी हम लोग सोच सकते हैं कि वहाँ के लोग क्या खाते थे प्राचीन काल में, तो ये भी सही है। युद्ध एवं शांति के दौरान किले का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कैसा रहता होगा जब युद्ध हो जाता होगा, तो ये भी सही बात है। स्थान की पहचान है तो किसी मानचित्र को पढ़ने नहीं, ये गलत बात है। तो आपका ऑप्शन, सॉरी बार बार गलती हो रहा है, रुक जाइए। तो आपका, हमको लग रहा है ए है, ए बात सही है। ए तो सही होगा, ए सही होगा। 70 कितना, 76, ए तो सही होगा ए। और गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले, अच्छा वहाँ निवासी थोड़ी बसते थे किले में, ये नहीं होगा। तो ये सही है। स्थानों की पहचान है तो किसी मानचित्र को पढ़ने, और मानचित्र को भी पढ़ सकते हैं स्थान की पहचान के लिए, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए सी डी सही है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये गलत है, सही हमको हो जाता तो ऑप्शन 1 राइट हो गया। ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसकी एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इसे परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? लोग विभिन्न दूरियां तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। ईवीएस का एक पार्ट है खत्म हो जाए तो, क्वेश्चन मार्क, खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा, विषय क्या है? यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन से परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? लोग विभिन्न दूरियां तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। विभिन्न वाहनों में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ती है तो कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में चलती है। यहाँ पर विद्यार्थी का बात हो रहा है, क्योंकि हम ईवीएस किसको, विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करना, ये आपका सही लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोलना चाह रहा है, तो आप देखना, ठीक है, अपने तरह से। ईवीएस की एक पार्ट खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा है, विषय तो यात्रा है, प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, यात्रा ठीक है कि विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के दर ज्ञात करनी है। ऑप्शन 3 मैं मान के चलता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है हमको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है, तो ये है आपका सृजन। उच्चतम वर्ग क्या है? सृजन। ब्लूम जो है टैक्सोनॉमी दिए थे,
शिक्षण क्लासिफिकेशन दिए थे, मतलब शिक्षण वर्गीकरण पे दिए थे, तो उसमें सबसे अच्छा कौन है? सृजन मान सकते हैं। ये आप उसका सिद्धांत पढ़ोगे तो सीधा मार सकते हो। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड के व्यापक समूह का उपयोग करता है। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए, एक विशिष्ट कार्य पर, मतलब उसको कार्य पर लगाया गया, विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड के व्यापक समूह का उपयोग करते हैं। किसका? रूबिक द्वारा। किसका करते हैं? रूबिक द्वारा करते हैं। ठीक है। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों का प्रोत्साहित किया जा रहा है? तो आयशा एक कक्षा 5 के ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने की कहती है। तो इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों का प्रदर्शन किया रहा है? मतलब क्या बोल रहे हैं? एक शिक्षक है, कक्षा 5 की है, वो अपने विद्यार्थियों को ना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो घर होते हैं और उस घर में जो लोग होते हैं उनमें जो सामग्री का यूज होता है उसके बीच में अंतर करने को लिए मतलब बोला जा रहा है कि अंतर करके एक मतलब प्रोजेक्ट के तौर पर उनको दिया गया है। तो ये जो क्रियाकलाप दिया गया है इसमें कौशलों का प्रोत्साहित किया जा रहा है। कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है ना, किया जा रहा है। ठीक है। तो ये किया जा रहा है, तो इस क्रियाकलाप में कौन से कौशलों का प्रोत्साहित किया जा रहा है? कौन सा कौशल इसमें प्रोत्साहित हो रहा है? तो अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ण करना, चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण, निष्कर्ण करना, अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। ये सही लग रहा है ऑप्शन 4, क्योंकि आप जब अंतर खोजोगे तो आप अपने सहपाठी से और लोगों से बातचीत करोगे ना, संप्रेषण करोगे अंतर के बारे में, तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रेत्य और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है, क्या है वह? देखिए, उपागम जो संप्रेत्य प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग कर रहा है, प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग कर रहा है, तो समाकलित कर रहा है, मतलब एक दूसरे में समा के एक दूसरे को मतलब क्या बोल रहा है, उसको भी और उसको भी समान, मतलब समान करके आकलन किया जा रहा है, तो यहाँ समाकृत उपागम हो रहा है। ठीक है। ऑप्शन 2। रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरित पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। रमा जो एक टीचर है वो अपने विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट को बीजों के अंकुरित पाठ के मतलब उसको अपने स्टूडेंट को बीजों के अंकुरित आज जो उनको पाठ पढ़ाना चाह रही है रमा अपने विद्यार्थियों को, वो बीजों पर है और बीजों के कैसे अंकुरित होता है, बीज कैसे अंकुरित होते हैं इस पर उसका पाठ है, शिक्षण की योजना बनाती है। ठीक है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने की कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है? तो वो प्रदर्शन का उपयोग करे, क्योंकि प्रदर्शन ना, जैसे बीज रख दिए टेबल पे, सब स्टूडेंट एक एक करके आ रहे हैं, अब बीज को छू रहा है, तो एक तरह का प्रदर्शन करवा के हो रहा है, मतलब प्रदर्शन करके कर रहा है। ठीक ना। व्याख्यान थोड़ा बोल के थोड़ा करवा रहा है, उसको टच करवा रहा है कि छू के देखिए कि बीज में क्या आपको अंतर दिखता है, तो प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर व्याख्यान थोड़ा हो रहा है, वहाँ पर उस चीज़ के बारे में वो लेक्चर थोड़ा दे रही है, नहीं। सहयोगात्मक अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है? जब स्टूडेंट अपने ग्रुप में ही सहयोग से सीखते हैं, तो सहयोग तो यहाँ हो नहीं रहा है, समस्या समाधान ये भी नहीं है, तो हमारा वहाँ प्रदर्शनी के द्वारा बच्चे सीखना चाह रहे हैं बीजों के अंकुरित के बारे में। टीना एक ईवीएस शिक्षिका है। ठीक है। जो विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? जांच सूची का प्रयोग आसान है, जांच सूची के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है, जांच सूची छात्रों की उपलब्धियों का वर्णन देती है, उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूची का व्याख्या करना आसान है। हमको लग रहा है कि ऑप्शन आप लोग को क्या राइट लगता है? आप लोग भी तब देखो, मैं क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो आप लोग भी वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद समय लो और सही लगा के कॉपी में रखो, और जब हम बताएं तो उसे मैच करो, जिससे कि होगा आपका जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूव होगा सब्जेक्ट को लेके। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है कि उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूची की व्याख्या करना आसान है।
आप देखिए 84 नंबर आ गए, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है। संवाद मतलब यात्रा का विषय पढ़ा रहे हैं और संवाद करवाना चाह रहे हैं बच्चों के बीच में, मतलब शिक्षण के रूप में। तो ये इसमें सबसे अच्छा क्या है, विद्यार्थी से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। नहीं, जब संवाद कर रहे हैं तो चित्र क्या, संवाद के द्वारा सीखने की बात कर रहे हैं, मतलब बातचीत के द्वारा, संप्रेषण के द्वारा विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। ये प्रदर्शन आ गया। अच्छा, ये थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं। यात्रा तथा टिकट के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुति करना। नहीं, खत्म। जब हम यहाँ पर लिख दिया कि संवादात्मक, संवाद के द्वारा हम यात्रा का विषय जो है पढ़ना चाह रहा है बच्चा, टीचर पढ़ाना चाह रहा है। शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, ये संवाद के लिए सटीक बैठता है कि शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं, पहले कोई भी चीज़ को सुन ले, यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया करते हैं। तो प्रतिक्रिया देने के लिए क्या करना होगा, उनको बात करना होगा, संवाद करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, संप्रेषण करना होगा। तो ऑप्शन 4 राइट हो गया। ठीक है, सारे ऑप्शन फिर गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। मिली एक 6 वर्षीय बालिका है। मिली एक लड़की है जो 6 वर्ष की बालिका है, जो अपनी चीज़ें जैसे कि क्ले डो, किताबें, वर्कशॉप, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती है। मतलब एक लड़की है, देखे होंगे आप अपने घर में देखे होंगे या अपने फ्रेंड सर्कल में देखे होंगे कि एक ऐसा दोस्त होता है जो अपना सामान जो है ना दूसरे के साथ शेयर करने नहीं करता है। चाहे आप कितना भी उसको बोलिए, या ये घर में भाई बहन में भी देखिएगा कि वो होता है कि अपना सामान जो है आपके साथ क्या करेंगे, शेयर नहीं करते हैं। तो यहीं पर एक टीचर को ऐसी बच्ची मिल गई है जो 6 वर्ष की है, वो अपना सामान दूसरे बच्चों के साथ शेयर नहीं करती है। आप शिक्षिका को इस पर क्या है, उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोगी क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ा। अब क्या है, जो उनकी जो क्लास है, मिली की जो क्लास टीचर है, वो एक क्या करना चाह रही है ना, एक सहयोगक क्रियाकलाप करवाना चाह रही है क्लास में। लेकिन उसको है ना मिली को शामिल करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मिली अपना सामान बांटती नहीं है। तो एक सहयोगी क्लास कैसे होगा, सहयोगी क्लास का मतलब क्या हुआ कि सबके सहयोग से वो क्रियाकलाप पूरा हो। जैसे आप कुछ कंट्रीब्यूट कर दो, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन मिली तो कंट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहती है। तो टीचर के लिए यही है, धर्म संकट है कि वो कैसे उसको शामिल करे। क्योंकि हम अभी NEP 2020 के द्वारा समावेशी कक्षा का सपना देख रहे हैं, समावेशी कक्षा जिसमें सब विद्यार्थी का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हो कोई भी क्रियाकलाप में। तो वही बात है। तो मिली को अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे, अगर आप अब टीचर हैं मिली की, तो आप मिली की आदत जानती हैं कि वो अपना सामान नहीं देती है, तो उसके लिए उसको वो बच्चों के साथ आकर अपना सामान बांटे और सहयोगात्मक कार्य में अपना भागीदारी देते हो। आप क्या करिएगा, उसमें क्या चेंज लाइएगा, ये पूछ रहा है। तो मिली को समझाइए कि वो अपनी वस्तुएं दूसरे को साझा करे। नहीं, समझाने से नहीं होगा, समझाया तो बहुत होगा। अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वभावात्मक व्यवहार के साथ समायोजन कर ले। मतलब हम मिली को ना समझा के अब दूसरे पे आ गए कि उनके साथ जो अदर बच्चों को समझा के ठीक है, वो जैसा व्यवहार है ना उसके साथ उनको, उनका आदत जैसा है, मिली का आदत है, उसको रहने दो और तुम ही लोग जो है ना उसकी आदत को अनुसार काम करो, ऐसा बोलना चाह रहा है। तो ये भी सही बात नहीं है। उसके अभिभावक को विद्यालय में बुलाकर नहीं, ये नहीं करना है। ऐसे बच्चा का क्या होगा, मोटिवेशन गिर जाएगा, उससे वो उसको मन में अच्छा नहीं लगे, तो बुला के नहीं करना। मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करना। हाँ, थोड़ा सा उसमें है ना पार्टिसिपेशन की भावना लाने के लिए उसको छोटे छोटे कार्यों में धीरे धीरे लाएंगे, तो एक समय ज़रूर है कि वो अपना क्या करेगी, सामान अपने दूसरे मित्र के साथ बांटने लगेगी। तो ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर EVS का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है। कहानी, कविता तथा वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्यपुस्तक में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके। पाठों का सरल एवं मानक भाषा तो कभी नहीं। संदर्भ के समय मानक, मैंने जब भी आपको बोला कि मानक देखिए कि काट दीजिए उसको। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग करना, ये ठीक लग रहा है थोड़ा देर के लिए। EVS शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकी फिर आया, ये भी काट दीजिए। तो ऑप्शन 1 A और C में देखिए,
मानक, केवल और कंपटीशन वाला, ये सब अगर वर्ड आए, प्रतिस्पर्धा वाला वर्ड, तो ये सब नेगेटिव वर्ड माना गया है क्या, सीटेट मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में। ये इसको देखते काट देना, आगे मत पढ़िए। कहानी, कविता एवं वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ, देखिए वास्तविक जीवन से हम जोड़ के अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा सीखेगा। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। देखिए सीटेट में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी विषय का आपको अगर सॉल्व करना है तो बच्चे पर केंद्रित होकर उसके प्रति लिए जो भी अच्छा है, अगर उस पर आप सोच के अगर सवाल सॉल्व करोगे ना, तो आपका सारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, बस बच्चों को, आपका जो एग्ज़ाम पास कराएगा वो बच्चा करवाएगा। इसलिए बच्चे के प्रति आपको पूरा बच्चे को लेकर चलना है माइंड में। तो सारा ऑप्शन में बच्चों के प्रति देखिए कि बच्चा को कौन सा सूट हो रहा है। तो बच्चा को देखिए ये सूट हो रहा है कि बच्चा क्या होता है, कहानी अगर कविता है उसको सुनाया जाए और वास्तविक जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए, मतलब पाठ्य पुस्तक में क्या है जो वो अपने क्या होता है वास्तविक जीवन में देखता है और उसको कहानी के तौर पे उसके बुक में पढ़ाया जाए, बुक में पाठ के तौर पे, तो बच्चा क्या आसानी से इसको सीखेगा, जिससे विविध कक्षाओं का अनुसरण हो सके। तो ये सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ए ऐसे करके ऑप्शन, तो इसमें और ऑप्शन चूज करना होगा। तो ए तो मेरा सही होगा ही, ये तो ठीक है। तो बी जिसमें है वो ख़त्म, आ इसमें देखिए और देखते हैं, ठीक है। पाठों को सरल एवं मानक, ये तो गलत ही हो जाएगा। अच्छा, मानक वाला खत्म, तो कौन बच रहा है, और ये सी वाला बच रहा है, तो सी सही है। तो ए और सी सही होगा, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो ईवीएस अगर पढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए सही उपागम नहीं है। भूमिका निभाना, ये तो सही है। सर्वेक्षण का, ये भी सही है। क्षेत्र भ्रमण का, ये भी सही है। व्याख्यान द्वारा शिक्षण निर्देशन, ये सही नहीं लग रहा। संवाद भी कर सकते, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, डी वाला सही नहीं बोल रहा, क्योंकि आप व्याख्यान मतलब कोई भी चीज़ को सिर्फ बोल कर, व्याख्यान करके आप नहीं समझा सकते हो। ईवीएस आपको सिखाना है तो भूमिका उसके लिए निभाइए, मतलब एक्टिंग करके दिखाइए। सर्वेक्षण करिए, मतलब सर्वेक्षण मतलब क्या, खोजबीन करिए। क्षेत्र भ्रमण करवाइए, ये भी ईवीएस पढ़ाने का अच्छा तरीका है। संवादात्मक करिए, संवाद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ के बारे में खड़ा हो गया, जैसे ताजमहल खड़ा हो गया, उसके बारे में ढेरों लेक्चर दे दिए, छोटा बच्चा को कुछ पता नहीं चलेगा, उसको सब माथा के ऊपर से चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1। आगे बढ़ते हैं। सीना दृष्टिबाधित है। सीना क्या है, दृष्टिबाधित है, मतलब उनका आँख खराब है, मतलब आँख में उसको प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, तथा वह ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। सही बात है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं तथा सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे। देखिए सीना जो है ना, एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, लेकिन वो क्या है, उनका आँख दृष्टि वो कैसी है, दृष्टिबाधित है, मतलब उनको दृष्टि में प्रॉब्लम है। लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों का क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, और टीचर क्या है, सारे क्लास के विद्यार्थियों को कहाँ ले जा रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रमण के लिए। और उसमें सीना भी जाना चाहती है, क्योंकि उनको ईवीएस पढ़ना बहुत पसंद है। तो सीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, तो आप क्या करेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। उसके अभिभावक से कहे कि उसे मना करे, ऐसा नहीं करना है कभी भी, निगेटिव वर्ड है। उसके अभिभावक को सलाह दे कि वे उसे जाने की अनुमति दे दे, ये थोड़ा देर के लिए सही है। उनकी सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वो यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। 4 से 6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा उनके समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारी सौंपे, ये भी सही लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा सही क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा तो हमको लग रहा है ना सी और डी लग रहा है। सबसे ज़्यादा क्या लग रहा है हमको, सी और डी लग रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा सही लग रहा है, सी और डी। सबसे ज़्यादा सी और डी, क्योंकि अभिभावकों से सलाह क्यों मांगेंगे, वो जाना तो चाह ही रहे, तो सलाह थोड़ा मांगना है, ये भी गलत। तो ये सबसे अच्छा है कि जिम्मेदारी सौंपेंगे कि यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे उनको ये जिम्मेदारी दे देंगे कि थोड़ा इनका देखभाल करें, और 4 से 6 विद्यार्थियों का इस तरह से ग्रुप बना देंगे। तो ऑप्शन 1 राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। भावनात्मक मतलब इमोशन से संबंधित है, ठीक है।
तो अवलोकन, चर्चा करना, साथ मिलकर कार्य करना सीखना या प्रयोग, क्या लग रहा है? भावनात्मक आकलन का संकेतक है। भावनात्मक आकलन, तो साथ मिलकर कार्य करना, ये भावनात्मक आकलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है, अन्वेषी प्रश्न पूछता है, तो वो अपने कौन से कौशल का बेहतर नहीं कर रहा है? सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन कौशल। ईवीएस के कक्षा में जब कोई बच्चा अनेक अन्वेषी प्रश्न पूछता है, अन्वेषी मतलब क्या हो गया? मतलब टीचर कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और बच्चा है ना इधर उधर का प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अन्वेषी मतलब इधर उधर का पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न या कक्षा में जो पाठ चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछकर इधर उधर का बेमतलब का प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, वो कौन सा अपने कौशल को तब मिस कर रहा है, बेहतर नहीं कर रहा है, तो वो प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर पा रहा है इससे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, तो प्रदर्शन कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपके 30 में 30 मैंने ईवीएस का क्वेश्चन पढ़ा दिया आपको। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।